यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर से। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीटिंग की है और सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीटिंग की। कोरोना संक्रमण को लेकर यह मीटिंग, जिसमें सभी जिलाधिकारियों से उन्होंने संवाद किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कोरोना के बढ़ते मामलों पर यह मीटिंग उन्होंने की, फीडबैक लिया, दिशा निर्देश दिए, ये जाना कि अलग अलग जिलों में हाल क्या है, कोरोना का किस रफ्तार से बढ़ रहा है, संक्रमण से मुक्ति पाने के लिए क्या क्या काम किया गया है, रिकवरी रेट अलग अलग जिलों में किस तरह का है और क्या क्या किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो नई गाइडलाइंस है, नई गाइडलाइंस के मुताबिक वो कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो इम्प्लीमेंट हो सकती है और वो कौन कौन सी है जिनका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी नहीं है। तो इन सब पहलुओं पर मुख्यमंत्री की चर्चा। सचिवालय में मुख्यमंत्री ने ये बैठक की और अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की समीक्षा। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है और दूरस्थ जिलों तक कोरोना पहुंच गया और हर जिले से कोरोना के केसेस आ रहे हैं, चाहे वो संवेदनशील अति दूरस्थ पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग जिले तक से केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने अपनी अपनी बातों को रखा है और कोरोना की स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, आप बताइए कि मुख्यमंत्री का संवाद हुआ है, इस संवाद में क्या फीडबैक मिला मुख्यमंत्री को कि किस रफ्तार से अलग अलग जिलों में बढ़ रहा है कोरोना और कौन सा जिला ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं और उन्होंने चिंता व्यक्त की है और मुख्यमंत्री से अतिरिक्त मदद की गुहार लगाई हो? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, हर शनिवार को जब से कोविड का प्रकोप उत्तराखंड में हुआ है, मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करते हैं और तमाम जिलाधिकारियों से फीडबैक लेते हैं कि उनके जिले की क्या स्थिति है। इसी को देखते हुए आज भी मुख्यमंत्री ने बैठक ली और तमाम जिलाधिकारियों से फीडबैक ली है। लेकिन अब का जो माहौल है प्रदेश का वो कुछ अलग है, वो इस वजह से क्योंकि एक बार फिर से कोरोना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में खासतौर पर अगर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की बात करें तो वो देहरादून जिला है। इसके बाद हरिद्वार और उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन चार जिलों में बहुत ज्यादा केसेस जो है लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से एहतियात बरतनी और किस तरीके से आगे काम किया जा सकता है, इसको लेकर फीडबैक ली गई है। और अगर मैं बात करूं देहरादून की, तो देहरादून में भी जो साप्ताहिक बंदी थी, त्योहारों के चलते उनमें कुछ छूट दी गई थी, लेकिन अब इस ढिलाई को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और अब सख्ती के साथ देहरादून में तहसील वाइज जो साप्ताहिक बंदी है उसको रखा जाएगा। खासतौर पर देहरादून तहसील यानी कि जो देहरादून का मुख्य बाजार है वो कल पूरी तरीके से बंद रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुली रहेंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि रविवार को मार्केट लॉकडाउन रहेगा। इसको ये देखते हुए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही पहाड़ों पर भी कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर खासतौर पर नजर रखने के लिए कहा गया है और पुलिस प्रशासन को भी इस पर खास तौर पर एहतियात बरतते हुए ऐसे लोगों पर नजर रखने के साथ ही साथ एपेडेमिक एक्ट में कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि ताकि सख्ती से कोरोना की जो चेन है उस कड़ी को जो है तोड़ा जा सके। ऐसे में किसी भी रवि, आप एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। रवि, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उस पर और विस्तार से जानकारी दें। आप कह रहे हैं कि साप्ताहिक बंदी की ढील अब समाप्त कर दी गई है, तो मार्केट्स यानी कि रविवार के दिन बंद रहेंगे या बाकी दिन भी बंद किए जा सकते हैं? और क्या सारी मार्केट्स रविवार के दिन, सभी बाजार रविवार के दिन बंद रहेंगे? जी राजीव, देखिए स्पष्ट कर देते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से साप्ताहिक बंदी रहेगी। देहरादून जिले में तहसीलवार इसको शुरू किया गया है। रविवार को जो देहरादून नगर निगम का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सिर्फ दूध, दही, पेट्रोल पंप, एलपीजी और फल और मेडिकल स्टोर, ये दुकानें खुली रहने की इजाजत दी गई है। इसी के साथ ही डोईवाला तहसील में बुधवार को, विकास नगर में अलग दिवस तय किया गया है, ऋषिकेश में अलग दिवस तय किया गया है। इन दिवसों पर सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरीके से व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। एक चीज का थोड़ा सा असमंजस था कि क्या मॉल भी बंद रहेंगे, तो मॉल भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। कोई भी मॉल अगर खुलता है, कोई भी बड़ा व्यवसाय प्रतिष्ठान अगर खुलता है तो उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी चीजें साफ और क्लियर हो चुकी हैं। ऐसे में तमाम जो उपजिलाधिकारी हैं, जो एसडीएम हैं, जो पुलिस फोर्स है, उनको भी इन सब चीजों को यहां पर इन्फोर्स करने के लिए ये पूरी तरीके से आदेशित कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोई ढिलाई, कोई कोताही अब साप्ताहिक बंदी के दिवसों पर देखने को नहीं मिलनी चाहिए। जी राजीव। जी रवि, आप हमारे साथ बने रहे तो दर्शकों को ये बड़ी जानकारी देते हैं कि साप्ताहिक बंदी की ढील अब समाप्त कर दी गई है।
कोरोना संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ी है और कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने बाजार बंदी को सख्ती से लागू कराने के आदेश जारी किए हैं। रविवार के दिन देहरादून नगर निगम में बाजार बंद रहेंगे, तो तहसीलवार इसको शुरू किया गया है। देहरादून तहसील की अगर हम बात करें तो यहां पर रविवार के दिन बाजार बंद रहेंगे। एक बहुत बड़ी खबर, और इसका निर्णय इसलिए लिया गया है कि लोग बड़ी संख्या में उमड़ रहे थे बाजारों में और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे थे। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मास्क तक दिखाई नहीं दे रहा था, तो ऐसे में बड़ा निर्णय। जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। साप्ताहिक बंदी जिस बाजार की जिस दिन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। फल, सब्जी, दूध, दवा, पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस सिलेंडर, ये जो एजेंसीज हैं इनको छोड़ करके सभी कमर्शियल प्रतिष्ठान जो है उस दिन बंद रखे जाएंगे और ये साप्ताहिक बंदी का अनुपालन सभी स्ट्रिक्टली सुनिश्चित करें। चंपावत में बनबसा बॉर्डर पर कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट के दौरान नेपाल के रहने वाले 30 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बॉर्डर पर हर दिन 300 से 350 लोगों का कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। 30 लोग नेपाल से जो भारत आए संक्रमित मिले हैं। तो नेपाल से आने वाले लोगों की कोरोना की जांच हो रही है। 14 तारीख से हम लोग ने यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग चालू कर रखी है और एंटीजन टेस्टिंग चल रही है और लगभग पर डे अनुमानित 30 से 350 लोग लगभग यहाँ से निकलने और हर व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट करा जा रहा है और अभी तक का 30 के समथिंग पॉजिटिव केस आए हैं जिनको हमने नेपाल सरकार को तुरंत वापस करके रिपोर्ट देके वापस कर दिया। उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन चौकन्ना हो गया। देहरादून नगर निगम ने रैन बसेरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रैन बसेरों में रुकने वाले लोगों को मास्क लगाना जरूरी है। इसके साथ ही रैन बसेरों में बिस्तरों के बीच में कम से कम जो दूरी है वो 6 फीट की होनी चाहिए और रखी गई है। रैन बसेरों के एंट्री गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। 6 फीट की दूरी पर लोगों को रात्रि विश्राम करने की अनुमति दी जाएगी। जो वहां के केयर टेकर होंगे ये इंश्योर करेंगे कि 6-6 फीट दूरी पर उनके बेड लगाएं। जहां पर बेड नहीं है, अगर वो जमीन पर गद्दे बिछाए जाते हैं तो वो भी 6 फीट की डिस्टेंस रखी जाए। मास्क की व्यवस्था वहां रखी जाएगी, सैनिटाइजर की रखी जाएगी। और मैंने अभी भी अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि ये भी इंश्योर कर लें कि वहाँ पर एक हमारा टेम्परेचर को नापने वाला होना भी चाहिए, ताकि कोई अगर उसमें आता है तो उसका देख लें उसको टेम्परेचर है कि नहीं। यदि टेम्परेचर है तो उसको फिर किसकी सुविधा के लिए भेजा जाए, क्योंकि किसी इन्फेक्टेड आदमी को हम अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। उत्तराखंड में कोविड का संक्रमण लगातार बरकरार है तो ऊपर से ठंड का सितम। ऐसे में जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा बनते हैं रेन बसेरे। लेकिन इस बार इन रेन बसेरों का स्वरूप बदला हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि अगर बात करें तो कोविड के संक्रमण का केंद्र कहीं रेन बसेरे न बन जाएं, इसी को देखते हुए प्रशासन देहरादून के रेन बसेरों में कुछ कोविड प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने निर्देशित किया है। पहली बात यह है कि जो पहले जो बिस्तर बहुत करीब करीब लगते थे वो करीब नहीं लगेंगे। 6-6 फीट की दूरी पर बिस्तरों को लगाया जाएगा। आप देखेंगे कि रेन बसेरों में इस तरीके की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है कि लोग आपसी दूरी बनाए के रखें और कोई भी व्यक्ति अगर रैन बसेरों में पहुंचता है तो अगर वो संक्रमित है तो ऐसे में उसका संक्रमण दूसरे तक ना जाए। इसके साथ ही बात करें तो चाहे 6-6 फीट की बिस्तर की बात हो या फिर बाहर की बात, तो बाहर में भी थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर करने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, ताकि थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और किसी भी तरीके से कोविड के सिम्टम्स अगर किसी में नजर आते हैं तो ऐसे में रैन बसेरे में जो प्रबंधक हैं उनको यह कहा गया है कि वो तुरंत इस बात को स्वास्थ्य विभाग से इस बात को कहेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। और मास्क पहनकर आना अनिवार्य है, सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं यहां पर करनी होंगी। ये तमाम चीजें हैं क्योंकि उत्तराखंड में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और ऐसे में रैन बसेरों में हजारों लोग यहां पर सोने के लिए आते हैं और कई रैन बसेरे देहरादून में हैं जिन पे सभी इसी तरीके की व्यवस्था की जा रही है ताकि कोविड संक्रमण से बचा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि केंद्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, देहरादून पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और बीजेपी के सह प्रभारी रेखा वर्मा भी दून पहुंच गए हैं। देहरादून पहुंच गए हैं प्रभारी और सह प्रभारी और अब मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा क्योंकि मीटिंग होने वाली है। तमाम विधायक और मंत्रियों को बुलाया गया है। पार्टी दफ्तर पर दोपहर 3 बजे बैठक होगी, एक अहम जानकारी। और कल प्रदेश पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। तो उत्तराखंड पहुंच गए हैं, उत्तराखंड पहुंचे हैं। पहले सड़क मार्ग से आना था,
लेकिन कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए। हवाई मार्ग से आए और उत्तराखंड पहुंच गए। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करनी है। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव है और चुनाव से पूर्व संगठन को मजबूत करना है। जितनी नाराजगी है उसको दूर करना है, विस्तार करना है, पार्टी को और बड़ा प्रदेश में करना है। ऐसे में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण और प्रभारी और सह प्रभारी दोनों पहुंचे हैं। उसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात भी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पहुंचना है, जेपी नड्डा को पहुंचना है उत्तराखंड जल्द ही। तो ऐसे में उनके दौरे से पहले तैयारियां किस तरह की हैं वो सब देखेंगे प्रभारी और सह प्रभारी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देहरादून से। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पहुंचे हैं और उनका स्वागत करने के लिए खुद पहुंचे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अजीत, इस वक्त कहां पर हैं प्रभारी और सह प्रभारी? क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? क्या पूरा कार्यक्रम उनका जारी किया गया कि किस किस से कब कब मुलाकात होनी, क्या क्या करेंगे पूरे दौरे के दरमियान दोनों प्रभारी? राजीव, देखिए, जैसा आप अवगत हैं कि 5 दिसंबर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा प्रस्तावित है उत्तराखंड में। वो 3 दिन के प्रवास पर आ रहे हैं और उससे पहले ये जो बैठक है ये रिहर्सल के तौर पर मानी जा रही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो 3 दिन का जो प्रवास है उसमें वो क्या क्या करेंगे और यहाँ संगठन की, सरकार की क्या क्या तैयारी है उसकी टोह लेने के लिए आज यहाँ पर प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी और जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा दोनों यहाँ तक पहुंचे। करीब 11 बजे ये देहरादून आए। वो फिर सीधे भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय गए, उसके बाद फिर बीजापुर गेस्ट हाउस और वहां से लेकिन फिर भी निकलकर वो प्रदेश कार्यालय पर आ गए हैं। ज्यादातर मीटिंग्स जो हैं प्रदेश कार्यालय पर रखी गई है और इस प्रदेश प्रभारी के इस दौरे के 2 मकसद हैं। एक तो प्रदेश प्रभारी नए बने हैं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले जान लेना चाहते हैं कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले उनकी तैयारियां कैसी हैं। 3 दिन तक जो प्रवास पर रहेंगे प्रदेश संगठन ने किस किस तरह के जो कार्यक्रम तय किए हैं और उनको वो एक तरह से अप्रूवल भी देंगे। वो मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी। संगठन के तमाम लोग पूरे प्रदेश भर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जुटे हैं और उनके साथ अब मीटिंग्स का दौर होगा। और इसके साथ ही वो जैसा मैंने भी आपको बताया कि पूरी तैयारियों की एक टोह लेकर फिर वो दिल्ली कल शाम को लौट जाएंगे। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कल शाम को दिल्ली वापस लौट जाएंगे। तो अभी ज्यादातर जो मीटिंग है वो प्रदेश कार्यालय में रखी हुई है और क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या क्या तैयारियां हैं, उन तैयारियों को अप्रूवल देंगे क्योंकि 5 तारीख को पहुंचना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। तो ऐसे में संगठन ने क्या क्या तैयारियां की हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे और मुलाकात भी होनी है, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। शहीद हुए स्वतंत्र सिंह का पार्थिव शरीर उत्तराखंड पहुंच गया है। कोटद्वार के रहने वाले हैं स्वतंत्र सिंह, शहीद हो गए हैं और उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। पुंछ में पाक की गोलीबारी में स्वतंत्र सिंह शहीद हुए थे। उडियारी गांव के रहने वाले थे सूबेदार स्वतंत्र सिंह। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा है, उत्तराखंड पहुंचा है उनका पार्थिव शरीर। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस दर्द को, इस दुख को वही समझ सकते हैं, लेकिन गर्व की भावना भी है कि देश पर कुर्बान हुए हैं। और आप इस हुजूम को देख सकते हैं कि शहीद सूबेदार के अंतिम दर्शनों के लिए किस कदर जमावड़ा लगा। लोग बड़ी संख्या में आए हैं और सैन्य सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई है। उनका पार्थिव शरीर भी कुछ इसी अंदाज में आया, फिर पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे। शहीद स्वतंत्र सिंह का पार्थिव शरीर उत्तराखंड पहुंचा है। आंखों में आंसू थे, भीतर एक भावना थी कि देश के लिए कुर्बान हुए हैं। इज्जत, नाम सब बड़ा हुआ है, बढ़ी है, लेकिन परिवार का एक सदस्य चला जाता है, उसके जाने का दुख इस परिवार के अलावा वही भोग सकते हैं, वही समझ सकते हैं जिनके परिवार का सदस्य यूं कुर्बान हुआ हो देश पर। कल दिन में उन्होंने मेरी बहन को फोन किया था। मुझे पता नहीं था कि देश के लिए शहीद होने वाले वो एक हंसमुख मिजाज इंसान थे
वो सभी से फ्रेंडली व्यवहार करते थे। वो कभी किसी के साथ घर में और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, सभी से अच्छे से रहते थे, सबको अपने घर में बुलाते थे, कभी किसी का अनादर नहीं किया। और हमारे संवाददाता गिरीश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, पार्थिव शरीर पहुंचा, उसके बाद क्या क्या हुआ उन तस्वीरों में दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन पंचतत्व में कब विलीन होंगे? सैनिक सम्मान के साथ उनका पार्थिव जी गिरीश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अगर मिल रही है तो आप दर्शकों को बताएं कि वो पंचतत्व में कब विलीन होंगे। हेलो, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। गिरीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया। शहीद का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा है और सबका रो रो कर बुरा हाल है और उनकी शहादत को एबीपी गंगा भी, पूरा देश भी सलाम करता है। रुड़की क्षेत्र की शुगर मिल में गन्ने का भुगतान करने में आनाकानी कर रहे हैं। अभी अभी क्षेत्र की शुगर मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपयों का बकाया चल रहा है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों का बकाया गन्ना भुगतान दिया है, मगर बड़ा सवाल यह है कि जब किसानों को उनके गन्ने का भुगतान कर दिया गया है तो फिर अभी तक शुगर मिलों ने गन्ने का भुगतान क्यों नहीं किया? मंत्री जी ने उस दिन घोषणा कर दी है कि हमने 100% जो गन्ना किसान है उनका पेमेंट कर दिया है। जो गन्ना का अतिरिक्त पेमेंट है वो भी 10 दिन में और दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है। और मुझे लगता है कि किसानों के लिए हमारी सरकार ने 1 लाख रुपए 0% पे दे रही है, 3 लाख रुपए 0% पे दे रही है और 5 लाख रुपए 0% पे दे रही है। विश्व की कोई सरकार ऐसी नहीं जो कि किसानों के लिए इतना काम कर रही है। हमारे राज्य के मंत्री धन सिंह रावत जी वो जो ये बयान दे रहे हैं कि हमने 100% गन्ना भुगतान किसानों का करा दिया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इकबालपुर चीनी मिल पर पिछले 2 साल का बकाया 145 करोड़ आज भी चल रहा है। उत्तम शुगर मिल पर लगभग 90 करोड़ रुपए अभी तक बकाया है और लक्सर शुगर मिल पे भी अभी बकाया। तो मंत्री जी जो ये कह रहे हैं उनका जो ये बयान है बिल्कुल गलत है और ये किसान विरोधी बयान है। अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।